राजस्थान की तपती रेत पर एक दिन भयंकर आंधी उठी। रेत के उस तूफान में एक छोटा सा लड़का अपनी माँ का पल्लू थामे दौड़ रहा था। धूल आंखों में थी पर डर सीने में। गांव का नाम था कंचनपुर और लड़के का नाम भूरा। भूरा का जन्म एक बेहद गरीब घर में हुआ था। उसके पिता गुलजार लोहार लोहे को पीट पीट कर औजार बनाते थे। माँ धनी खेतों में मजदूरी करती थी और जब फुर्सत मिलती तो गांव की औरतों के लिए सिले सिलाए कपड़े बनाती। लेकिन गरीबी ने जैसे भूरे के घर में भी भूखा पेट रख छोड़ा था। भूरा बचपन से ही तेज था। वो स्कूल जाता जरूर था पर उसकी आंखें ब्लैक बोर्ड पर नहीं मास्टर जी की जेब पर रहती थी। वो जानता था कि पेन कहाँ रखा है, चाबी कहाँ है, पैसे का बंडल किस जेब में है। 10 साल की उम्र में ही वो हफ्ते में एकाध जेब काट लेता और 15 में तो गली के कुछ लड़कों का खुद का गिरोह बना बैठा। उसका मन शरारत में नहीं, हुनर में लगता था। भूरा को अपने ठग होने पर गर्व था। वो मानता था कि ये एक कला है, किसी को बिना चोट पहुंचाए बिना डराए हंसते हंसते लूट लेना। वो जब 16 का हुआ तो गांव को छोड़कर अजमेर चला गया। वहां की गलियों में साधुओं की तरह कपड़े पहनकर घूमता और लोगों को भविष्य बताने के नाम पर ठगता। चेहरे पर बबूत, माथे पर तिलक, हाथ में माला, लेकिन मन में छल। एक दिन अजमेर के मेले में उसकी मुलाकात हुई रज्जो से। रज्जो नाचने वाली थी। उसकी कमर में लचक और आंखों की भाषा से लोग पगला जाते थे। लेकिन उसके अंदर भी एक ठग छिपा था, एक ऐसा ठग जो मोहब्बत से लूटता था। रज्जो और भूरा एक दूसरे को पहचान गए और फिर मिलकर एक जोड़ी बन गए जैसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। ठगी का नया युग शुरू हुआ। वो शहर शहर घूमते, कभी मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते, कभी व्यापार के बहाने लोगों को सोने की खान की कहानियां सुनाते। रज्जो किसी अकेले अमीर व्यापारी को अपने मुंह में फंसाती, फिर भूरा उसका भाई बनकर आता और व्यापारी को कहता कि उसकी बहन को कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक बनारसी व्यापारी को शिकार बनाया। बंसीलाल। बंसीलाल अकेला विधुर था और रज्जो के रूप में सौंदर्य में खो गया। रज्जो ने उसे बताया कि उसका भाई उससे एक गुप्त व्यापार में लगाना चाहता है, जहां 2 गुना पैसा मिलेगा। भूरा ने बंसीलाल को झांसे में लेकर 5 लाख रुपए नकद और 2 किलो चांदी हथिया ली। हर शहर में भूरा और रज्जो का एक अलग नाम होता। कभी वो शंकर लाल बनता, कभी फकीर बाबा, कभी फारूक मियाँ। उनकी पहचान कभी भी तय नहीं की थी, पर हर छल की एक सीमा होती है। एक दिन उन्होंने निशाना बनाया एक आदमी को जो साधारण नहीं था। विक्रांत सिंह, दिल्ली पुलिस का पूर्व इंस्पेक्टर, एक निजी जांच एजेंसी चलाता था। वो अपराधियों को मानसिकता को बखूबी समझता था। भूरा और रज्जू ने उसे एक अमीर एनआरआई समझा जो अपने पिता की विरासत लेकर भारत लौटा है। रज्जू ने विक्रांत से होटल में मुलाकात की। रज्जू की अदाएं वैसी ही थी पर विक्रांत की निगाहें उसकी चाल को भाप गईं। उसने उस दिन 2 एजेंट पीछे लगा दिए। विक्रांत ने खेल में खुद को शामिल किया। उन्होंने झांसा किया कि उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं जो सुरक्षित निवेश करना चाहता है। भूरा ने साउथ अफ्रीका की खदान की कहानी गढ़ी और कहा कि 10 करोड़ लगाओ और 50 करोड़ पाओ। विक्रांत मुस्कुराया। अब तो फंस गया भूरा। भूरा ने जो बातें की सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। होटल के कमरे में लगाए गए माइक्रोफोन, कैमरा और नकली नोटों के बंडल सब विक्रांत की योजना थी। ठग जो जिंदगी भर दूसरों को फंसाता रहा, पहली बार खुद फंस गया। पुलिस ने भूरा और रज्जो को होटल में रंगे हाथ पकड़ा। केस बना, सबूत पेश हुए और अदालत ने भूरा को 15 साल की सजा सुनाई, रज्जो को 10 साल की। दिल्ली की तिहाड़ जेल अपने विशाल प्रांगण और सख्त नियमों के लिए जानी जाती है। यहीं पर बंद हुआ था भूरा ठग, एक अपराधी जो कभी अपने छल कौशल पर अभिमान करता था। अब वही भूरा वर्दी में कैदी नंबर 5367 बन चुका था। पहले कुछ दिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका दिमाग बार बार उन लम्हों में लौट जाता जब वो हजारों लोगों को हंसी हंसी में लूट लेता। अब वही भूरा सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू लगाता, दोपहर को मजदूरी करता और रात को पतली चादर में करवटें बदलता। रज्जू उसके साथी, उसकी रूह, उसकी ठगसगनी, वही अब एक दूसरे से दूर थे। भले ही वो एक ही जेल में थे, लेकिन महिला और पुरुष कैदियों के बीच दूरी और नियम इतने सख्त थे कि महीने में एक चिट्ठी भी मुश्किल से पहुंचती। रज्जो ने शुरुआत में 2 चिट्ठियां भेजी पर उसके बाद चुप्पी छा गई। भूरा को लगने लगा शायद रज्जो उसे भुला दिया है। अब वो खुद से बातें करता। क्या मैं रज्जो को वाकई चाहता था या सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था? क्या मैं लोगों को इसीलिए लूटता था क्योंकि जरूरत थी या मुझे इससे मजा आता था?
जेल में भूरा की मुलाकात हुई हरिनाथ मिश्रा से, एक बूढ़े प्रोफेसर जो टैक्स धोखाधड़ी में बंद थे। हरिनाथ ने भूरा को किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने एक दिन भगवत गीता दी और कहा, शरीर को कैद किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। जब आत्मा पर ध्यान जाएगा तभी असली परिवर्तन होगा। बूरा को ये बात भीतर तक हिला गई। अब उसके दिल में किताबों और रातें सोच को गुजरने लगी। उसने जेल की लाइब्रेरी में रामायण, महाभारत, कबीर के दोहे और प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी। पहली बार उसने जाना कि जीवन में धोखा देना आसान है, पर भरोसा कमाना मुश्किल। कुछ महीने बाद जेल अधीक्षक ने देखा भूरा में वाकई बदलाव आ रहा है। उसे जेल की लाइब्रेरी में सहायक बना दिया गया। भूरा अब कैदियों को किताबें बांटता, पढ़ना लिखना सिखाता और नए कैदियों को सुधारने की कोशिश करने लगता। लेकिन मन में किसी कोने में रज्जो की चुप्पी उसे सालती रही। एक दिन भूरा को खबर मिली कि रज्जो को अस्पताल में ले जाया गया है। उसे टीबी हो गई है। उसकी हालत नाजुक है। भूरा ने जेल प्रशासन से बार बार विनती की उसे रज्जो से मिलने दिया जाए, पर नियम सख्त थे। तब उसने रज्जो के लिए खत लिखा। पहली बार किसी को बिना धोखा दिए, बिना चाल के, सच्चे मन से, रज्जो, तुमसे पहला झूठ शायद तब बोला जब तुम्हें शिकार समझा था, और पहली सच्चाई तब आई जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए दर्द देखा। अगर कभी फिर मिलना हुआ तो ठग नहीं, इंसान बनकर सामने आऊंगा। कुछ दिनों के बाद जवाब आया, मैंने सोचा था हम हमेशा साथ रहेंगे, पर शायद हम एक दूसरे का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। फिर भी तुम्हारा खत पढ़कर पहली बार लगा कि हम इंसान हैं, ठग नहीं। अगर मैं बची रही तो शायद फिर मिलेंगे। बूरा टूट गया। वो नहीं जानता था कि वो रज्जो को फिर देख पाएगा या नहीं, लेकिन उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए जिएगा। वक्त बीतता गया। भूरा अब एक प्रेरणा बन चुका था। जेल में आने वाले नए कैदी उसे भाई कहते, उसके पास बैठकर अपने दुख बांटते, और भूरा उन्हें बताता, धोखे से जो मिलता है वो कभी अपना नहीं होता। 15 साल लंबी सजा जब खत्म हुई तब भूरा की चाल धीमी हो चुकी थी। आंखों में थकावट थी, पर दिल में एक नई आग थी, समाज को कुछ लौटाने की। वो लौटा कंचनपुर, अपने उसी गांव में जहां अब नए मकान बन गए थे। सड़कें पक्की हो गई थी और बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। गांव वालों ने पहले डर से उसे देखा, पर भूरा अब भूरा ठग नहीं, भूरा बाबा बन गया था। उसे गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की पाठशाला शुरू की। वो उन्हें अपने किस्सों से समझाता कि गलत रास्ता कैसे रंगीन होकर भी गहरे अंधेरे में ले जाता है। अब वो बच्चों से कहता, अगर कोई रास्ता आसान लगे तो समझ लेना वो धोखे का है। सच्चा रास्ता कांटों से भरा होता है, पर आखिर में फूल वहीं देगा। कंचनपुर की सुबह अब शांति से भरपूर थी। पहले जहाँ भूरा ठग के किस्से कानाफूसी में चलते थे, अब वहाँ लोग कहते, भूरा बाबा ने सच में बहुत कुछ बदल दिया है। उसने गांव की खाली पड़ी पाठशाला को फिर से जिंदा कर दिया था। वहाँ हर दिन 40-50 बच्चे पढ़ने आते, कोई बस्ता उठाए, कोई फटी किताबों को सहलाए, और कुछ बस भूरा की कहानी सुनने। भूरा बच्चों को अक्सर एक बात को दोहराता, पढ़ना सीखो ताकि कोई तुम्हें ठग ना सके। एक दिन शाम के समय जब भूरा कुएं के पास बैठा था, उसे दूर से एक परछाई आती दिखी, बूढ़ी झुकी हुई, लेकिन चाल में अब भी वो ठहराव था जो सिर्फ एक ही औरत की हो सकती थी। रज्जो लौट आई थी। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, पर उसकी आंखें वैसी ही चमकती थी जैसे पहले। बूरा कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे यकीन ना हो। तू? हाँ भूरा, मैं जिंदा हूँ और तुझसे मिलने आई हूँ। दोनों कुछ देर बिना शब्दों के खड़े रहे। फिर बूरा ने लकड़ी की बेंच पर जहाँ जगह दी और दोनों बैठ गए, जैसे दो टूटे हुए हिस्से एक बार फिर से जोड़ दिए गए हों। मैंने भी बदला, रज्जो बोली। मैंने अब राजस्थान की महिला आश्रम में औरतों को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया है। सिलाई, खाना पकाना, पढ़ना लिखना सब सिखाती हूँ। मैं अब भी दूसरों को रास्ता दिखाना चाहती हूँ। बूरा की आंखें नम हो गईं। हमने बहुत कुछ छीना था दूसरों से रज्जो। अच्छा है, अब हम कुछ लौटा रहे हैं। तूने मुझे वो खत लिखा था ना, जेल में, बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मुझे भी बदलना है। भूरा और रज्जो अब हर रविवार मिलते, कभी साथ बच्चों को कहानी सुनाते, कभी गांव की औरतों से बातें करते, कभी बस कुएं के पास बैठकर खामोशी बांटते। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था, लेकिन हर बदलाव के साथ एक नया संकट भी आता है। गांव के सरपंच रणवीर सिंह, जो पहले ही भ्रष्ट और लालची था, अब शिक्षा पर मिलने वाली सरकारी अनुदान को हड़पने लगा था। उसने गांव की पाठशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां एक आलीशान गेस्ट हाउस बनाने का फैसला कर लिया।
भूरा को जब ये बात पता चली तो वो सरपंच के पास गया। ये जमीन बच्चों की है, ज्ञान की है, इसे बेच नहीं सकते। सरपंच हंसा, अरे भूरा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? भूल गया क्या? तू एक ठग था। भूरा ने शांति से कहा, ठग था, अब नहीं। और अब वो दिन गए जब मैं चुप रहता था। बूरा ने गांव वालों की सभा बुलाई, रज्जू ने औरतों को संगठित किया। उन्होंने सरपंच की करतूतों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। फर्जी दस्तावेज, रिश्वत को लेन देन और सरकारी फाइलें, भूरा ने पूरे मामले को जिला कलेक्टर तक पहुंचाया। सरपंच बौखला गया। उसने भूरा को धमकी दी, जिंदा नहीं बचेगा तू अगर लड़ता रहा। लेकिन अब भूरा डरने वालों में से नहीं था। एक रात पाठशाला में आग लगने की कोशिश की गई, पर भूरा और रज्जू ने वहां पहले ही से थे। उन्होंने आग को बुझाया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाया। सरपंच गिरफ्तार हुआ, सरकारी जांचें बैठी और भूरा को जन सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया। सालों बीत गए, भूरा अब बूढ़ा हो गया था। उसकी चाल में थकावट थी और आंखों में तृप्ति। एक दिन वो बहुत थका हुआ सा दिखा। रज्जू ने पूछा, सब ठीक है भूरा? वो मुस्कुराया, हाँ, अब सब पूरा हो गया। ठग से शिक्षक बन गया और अब शायद चलने का समय है। वो रात आई जब भूरा ने आखिरी बार बच्चों को कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक ठग था जो सोचता था कि दुनिया को ठगना ही उसका हक है। पर जब उसे प्यार, पीड़ा और पछतावे का स्वाद मिला, तो उसने जाना कि सबसे बड़ा ठग वही है जो खुद को धोखा देता है। उस रात भूरा की सांसें थम गईं, चुपचाप, बिना किसी पछतावे के। गांव के बच्चे, रज्जू और सैकड़ों लोग उसकी चिता के पास इकट्ठा हुए। रज्जू ने उसकी राह को गंगा में विसर्जित करते हुए बस इतना कहा, तू सच में मोक्ष को पा गया भूरा। उपसंहार। भले ही बुरा अब नहीं था, लेकिन बुरा पाठशाला आज भी चल रही है। बच्चों की किताबों पर लिखा है, ये स्कूल उस व्यक्ति की याद में जो कभी ठग था, फिर शिक्षक बना और आखिरकार एक मिसाल बन गया।